गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है एंड इवन यूपीएससी का भी वन ऑफ द फेवरेट एरिया है, बिकॉज दिस इज़ हैविंग ओवरलैपिंग ऑफ द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एट द सेम टाइम हिस्ट्री। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब आप अपने बीपीएससी या यूपीएससी का सिलेबस देख रहे होंगे तो क्लियर कट वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस मिड 19th सेंचुरी till 28th century till independence, these portions are very much relevant for this UPSC preparation, UPSC syllabus. So accordingly you have to prepare this also. So हम लोग आज हम देखने जा रहे हैं, ये विजन आईएएस को क्रेडिट जाता है। दिस इज मेड बाय विजन आईएएस एंड वी आर थैंकफुल टू विजन आईएएस, ऑल्दो वी हैव नॉट टेकन द परमिशन, बट वी आर थैंकफुल दैट दे हैव मेड सच ए गुड मॉड्यूल एंड ये हम लोगों तक अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आज इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अब देखिए, जो 1774 से लेकर के 1833 तक का जो पीरियड है, इसमें गवर्नर जनरल कहाँ के हैं? बंगाल का, याद रखिएगा 1833 तक। फिर 1833 से 1858 तक क्या हो जा रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिए 1833 से। क्यों? यहाँ पर जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली, वो ख़त्म होता है। तो जो एक्सपेंशन है गवर्नर जनरल का, वो बृहद करके कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है? इंडिया तक। नाउ 1858 जो इंसिडेंट होता है, फर्स्ट म्यूटिनी कहा जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, एंड ए लॉट मेनी अदर थिंग्स हैज़ बीन सेड बाय डिफरेंट पर्सन्स विथ डिफरेंट ओपिनियन। तो ये 1947 तक क्या कहलाते हैं? वॉइसरॉयज। तो ये हो गया आपको श्रृंखला। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये नॉमेन कल्चर के पीछे भी रीजन्स हैं। जैसे जैसे जो कंपनी थी अपना आधिपत्य भारत में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ा रहा था, उसी तरीके से अपना नॉर्मन कल्चर एंड एक्सपेंशन भी अलग अलग तरीके से कर रहे थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड को देखते हैं। ही बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वारेन हेस्टिंग्स से इसलिए क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिएगा कि दिस वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ब्रिटिश पॉपुलेशन, और ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स हु जो सबसे पहले जो है चेंजिंग लाने का कोशिश किया था, जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो उस समय का था उसमें परिवर्तन आ रहा था। और आपने क्लियर कट देखा था कि क्लियर कट मेंशन था बीपीएससी के सिलेबस में कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी सिंस 18th सेंचुरी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉलिटी था उस समय, तो उस पॉलिटी को में कहीं ना कहीं इनका रोल है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट सो बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक? तो 1773 से लेकर के 1785 तक। बिकम गवर्नर इन 1772, याद रखिएगा ये डेट 1772। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ? बंगाल, थ्रू विच रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा? 1773। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में बनता है। ये फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता में। अभी भी आप जाइएगा तो व्हाइट सी बहुत बड़ी बिल्डिंग है फोर्ट विलियम के नाम से। यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे उनको। ये कब बनता है? 1774 ईस्वी में। मैं क्यों बोला कि ये इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज द प्रोविजन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगा? जो हमारे सोसाइटी में जस्टिस सिस्टम था उसको पूरा बदल देगा। डैट मीन्स द इंडियन पॉलिटी वाज चेंजिंग। जो हमारा उस समय जो मतलब कि सामाजिक व्यवस्था के तहत बना हुआ था, उससे हट करके एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ले रहा है। इसलिए मैं आपको बोला कि देन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर एक्ट ऑफ 1781, हम लोग 74 से आगे बढ़ करके कहाँ आते हैं? 81 पे। अंडर विच द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन between Governor General in Council and Supreme Court of Calcutta were clearly divided। अब देखिए 1774 में यहाँ पर फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट आ गया।
तो जो इनका जस्टिस सिस्टम था डेट वाज टोटली बेस्ड ऑन सम जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज है, जैसे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्वालिटी, और जो फंडामेंटल राइट्स, मॉडर्न टाइप के जो राइट्स, जो मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशंस, इन सब से निकले थे सोसाइटी से, उसके आधार पर बनाया गया था, अनलाइक आवर सिस्टम ऑफ जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये क्या थे, एक गवर्नर जनरल थे। सो इन लोगों ने क्लियरली जो है डिफाइंड किया अपने एरियाज ऑफ वर्किंग को और सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग को। दिस हैपेंड कब, 1781 में। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये कब आता है, तो 1784 में। याद रखिए 3 साल के अंतराल पर फिर ये आता है। उसके बाद स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद चैत सिंह, महाराजा ऑफ बनारस, एंड लेट वारेन हेस्टिंग टू इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। तो ये चैत सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन बीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ। एंड बीपीएससी में 1-2 बार कि कौन से वैसे थे राजा थे जिनका स्ट्रेंड रिलेशनशिप था किनके साथ, महाराज वारेन हेस्टिंग के साथ। तो दिस क्वेश्चन है। हम लोग आगे मूव करते हैं तो देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड किया जा रहा है, विलियम जोन्स के द्वारा। किनके सपोर्ट से, वारेन हेस्टिंग्स के सपोर्ट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो बंगाल ही नहीं, बाद में चल करके पूरे इंडियन सोसाइटी को एक नई रूपरेखा देता है सोसाइटल फॉर्म में एंड पॉलिटिकल फॉर्म में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इन दिस, established दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, सदर दीवान एंड निजामत अदालत एट कलकत्ता। तो ये देखिए, जो न्यायालय है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या, दीवानी में क्या होता था कि जो टैक्स होता था उसको कलेक्ट किया जाता था। फौजदारी में जस्ट लाइक क्रिमिनल केसेस का समझ सकते हैं इसको, सिविल केसेस और इधर क्रिमिनल केसेस। और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कहा जाता था, तो सदर दीवानी एंड निजामत अदालत। और ये कहाँ पर बस बना, सबसे पहले बात कलकत्ता में। क्यों कलकत्ता में बना, तो आप समझ रहे होंगे कि उस समय जो पावर हाउस था, जिसका सिटिंग प्लेस था, इंस्टीट्यूशनलाइज एरिया था, वो कहाँ था, कलकत्ता। सो दिस चेंजेस, ये सारी चेंजेस कहाँ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। सो ये याद रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं मेंस में या प्रीलिम्स में भी मदद कर सकता है। अब दूसरी चीज़ आता है कि ये जो एबोलिश्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो ड्यूअल गवर्नमेंट बना हुआ था उसको हटा देते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ड्यूअल मीन्स 2, मतलब कि गवर्नमेंट बाय 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन द सेम लोकेलिटी विथ चेंज्ड मास्टरशिप, ये कह सकते हैं आप। अब ये चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ये एक्चुअली प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली किसने लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने हटाया, तो हेस्टिंग से हट, यहाँ पर ऑलरेडी इस हेस्टिंग के नाम में हट है, तो समझ जाइएगा कि कौन हटाया, तो वारेन हेस्टिंग ने। बनाया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब आगे मूव करते हैं रिफॉर्मेटिव एक्शंस में ही। ट्रांसलेशन ऑफ कोड इन संस्कृत टू इंग्लिश इन 1776, जिसको टाइटल क्या दिया गया, कोड ऑफ जेनेटोज लॉ। तो ये इसको नाम दिया गया था अंग्रेजी में, जो संस्कृत का कोड था हमारे, जो मतलब कि ये समझ सकते हैं जो पवित्र ग्रंथ में जो जुडिशियल प्रोसेस था, उस फिलॉसफीज़ को एक जगह पर लिखा गया 1776 में, और उसको नाम दिया गया कोड ऑफ जेनेटिव लॉ, जिसको ये सुप्रीम कोर्ट में वहाँ उस समय इस्तेमाल करना शुरू किए थे। डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट, अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ये क्या कहने चाह रहे हैं कि इनके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है, किस टाइप के रिफॉर्मेटिव एक्शंस लाए गए,
तो इन्होंने बंगाल को जो है वो चेंज की, बंगाल को डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिवाइड किया। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि हु वाज द गवर्नर हु डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। आगे हम लोग मूव करते हैं कि इन्होंने किस किस टाइप के रिप्रेसिव एक्शंस लाए भारत में जिससे कि इनका एक्सपेंशन हुआ। तो डैट वाज सेकेंड मैसूर वार 1780 से 84, रोहिल्ला वार 1774, 1774 आपको याद रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बना था उसी समय। ट्रीटी ऑफ सालाबाई वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट मराठा वार 1775 से 82। तो ये नॉर्मन कल्चर को आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक इस तरीके से श्रृंखला के रूप में समझिए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से एक्शन ले रहा है। यहाँ पर 1780 से 1784 में मैसूर में मैसूर कहाँ है? कर्नाटका वाला रीजन, कर्नाटका को बोलते हैं। वहाँ पर 1780 और 84 के बीच क्या कर रहा है? सेकेंड मैसूर वार फाइट कर रहा है। इधर आपको दिख गया कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, अदालत वगैरह, पूरा मतलब कि ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट में बांटना, डैट मीन्स होल काइंड ऑफ लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इज टेकिंग प्लेस वेयर इन कलकत्ता रीजन। इधर क्या कर रहा है? रोहिल्ला वार लड़ रहा है कि 1774 में, डैट मीन्स कि एक्सपेंशन हो रहा है। फिर देखिए 74 से 75 में मराठा वार लड़ रहा है, मतलब कि रोहिल्ला वाला जो एरिया है, रोहिलखंड जिसको बोलते हैं, तो ये रोहिलखंड के एरियाज को लेकर के इवन आप अभी भी देखिएगा कि इस रोहिल का को टाइटल के रूप में भी राजस्थान के बहुत सारे लोग लगाते हैं। जो जयपुर वाला रीजन है उस साइड में आपको ये मिलेंगे, जयपुर, झुंझुनू, इन टाइप वाला एरिया में। तो रोहिल्ला वार 1774 में, मराठा वार फिर वहाँ से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं राजस्थान से, बिकॉज जो कॉन्फेडरेसी थी मराठा उसका बहुत अच्छा पकड़ था नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर करते हैं। ये ट्रीटी ऑफ सालाबाई करते हैं साउथ इंडिया में, अब सह्याद्री के रीजन में। फिर कब कर रहे हैं ये? 1782 में। और 1780 और 84 के बीच में मैसूर, यहाँ पर यानी कि मराठा भी, मैसूर भी, सालाबाई भी। तो सोच लीजिए किस तरीके से ही वाज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी बाय फोर्स। कहाँ पर? तो साउथ इंडिया में। और कहाँ रूल कर रहा है? उधर रिफॉर्मेटिव एरिया चेंजेस कहाँ ला रहा है? बंगाल वाला रीजन में। और रिप्रेसिव एक्शंस कहाँ कर रहा है? सह्याद्री से लेकर के कर्नाटका वाले रीजन में। अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा एक और कवर कर लेते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, बिकॉज इसने क्या किया? यूरोपियनाइजेशन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। और ये जो फोर्ट विलियम बनाया था उसमें ही ट्रेनिंग होता था स्टार्टिंग में, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे। इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि व्हाई इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज सो मच ऑफ, यू कैन से डैट, डोमिनेटिंग इन नेचर एंड नॉट सिविल सर्वेंट। ये इसीलिए है क्योंकि जो उनका पर्पस उस समय था सिविल सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं आज भी प्रैक्टिसेस में है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि सिविल सर्वेंट इंडिया के, वो रेदर देन बीइंग सर्वेंट दे प्ले द रोल ऑफ मास्टर, कि एक बार आप बस सिविल सर्वेंट बन जाओ उसके बाद तो पूरी दुनिया तुम्हारी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, आपने सुना होगा। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है कि समवेयर द यूरोपियनाइजेशन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज स्टिल गोइंग ऑन। नाउ कमिंग टू द, अब इनके यहाँ पर ये इन्होंने क्या क्या रिप्रेसिव एक्शंस लिया एक्सपैंड करने के लिए? तो थर्ड मैसूर वार लड़ते हैं, जो कब से कब चला? 1790 से 92। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है, ये कब हो रहा है? 1792 में। तो ये जो आपने सुना होगा टीपू सुल्तान, उनके समय उनका एरिया था ये, श्रीरंगपट्टनम राजधानी था, तो वहाँ पर ये ट्रीटी बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? क्रिएटेड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज। इसने आकर के क्या किया? जुडिशियरी में जो है, एक जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज में बट गया, अब इन्होंने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट जज लाने का शुरू कर दिया। डैट मीन्स जुडिशियरी को एक्सपैंड होना शुरू हो गया। किस टाइमिंग में? 1786 से लेकर के 1793 के बीच में। साथ में क्या होता है
कि सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल ज्यूरिस्डिक्शन, ये क्या हो रहा है, क्लियर कट आपको ये दिखाई दे रहा है कि इवन इन लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसी को कह रहे हैं, एंड सिविल ज्यूरिस्डिक्शन मतलब किस तरीके से सोसाइटी चलेगा या वगैरह चीज़, ये भी अपने हाथ में ले लिए। ये रिफॉर्मेटिव एक्शंस हो रहा था। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज एज कर्नवालिस कोड। कर्नवालिस कोड कब लग रहा है, 1793 में। इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793 में। तो ये टैक्सेशन का देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये है, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू क्या आ रहा है, परमानेंट सेटलमेंट। सिविल जजेस, ये डिस्ट्रिक्ट जज एम्प्लॉय हो रहे हैं, और उधर आया था तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। फिर जो कोडिफाई किया जा रहा है, उस कोडिफाई कोड्स को क्या बोला जा रहा है, लॉज को क्या बोला जा रहा है, तो कॉर्नवालिस लॉज। तो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जॉन सोर। तो जॉन सोर, सर जॉन सोर कब से कब तक कर रहे हैं, 1793 से 1798। ये फेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर लागू होता है। और इन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट चार्टर एक्ट लाया कब, 1793 में। और बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठास टुक प्लेस इन 1795। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले का रियल नेम था रिचर्ड कुली वेल्सले। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार फुल फॉर्म के रूप में यूपीएससी ने पूछ दिया था कि ये वेल्सले और मैकुले, ये दोनों का नाम पूछ देता है फुल नेम। तो याद रखिएगा कि वेल्सले का पूरा नाम क्या था और मैकाले का पूरा नाम क्या था। द फर्स्ट मैरकिस वेल्सले इस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता इन 1800। कब बनाया, 1800 में। मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन 1801। मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म हुआ कि इनके टेन्योर में, कब हुआ, 1801 ईस्वी में। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि रिफॉर्मेटिव एक्शंस इन्होंने क्या क्या लाया है। फोर्थ मैसूर वार होता है 1799 में। स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1798। और द फर्स्ट अलायंस वाज विथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निजाम अली उस समय किंग थे और 1798 का समय था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता था कि आप हमारे साथ अलायंस में आइए, आई विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू यू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी क्या था कि आपको एज ए इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरीके से एक्सपेंड करना है अपने प्रभुत्व को, लेकिन साथ में ये हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या इंटरप्रेट करते थे कि नहीं, आपको जब आप हमारे साथ हैं तो आई विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल, और इन रिटर्न जो ये भारतीय राजा थे उन लोगों से सारी सैलरीज और अदर खर्च जितने थे वो सारे ये लोग लेते थे। नाउ ट्रीटी ऑफ बेसिन्स विथ मराठास। फिर उसके बाद सेकेंड मराठा वार भी इन्हीं के समय में हुआ 1803 से 5 के बीच में। डिफीट ऑफ सिंधिया, द भोसले एंड द होलकर, क्योंकि ये कॉन्फेडरेसी में रहते थे इसीलिए सिंधिया, भोसले और होलकर का मराठा वार में हार हुआ। टू ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, कब लिए, तो 1799 में। सूरत कब, तो 1800 में। कर्नाटक 1801 में। तो ये श्रृंखला थोड़ा सा याद रखिएगा, समटाइम्स पूछ देता है। आगे सर जॉर्ज बार्लो, वेल्लोर म्यूटिनी इनके समय में होता है। म्यूटिनी का मतलब आप समझते होंगे। म्यूटिनी का जनरली मतलब ये होता है कि जब सिपाही लोग ग्रुप में किसी सीनियर का बातों का अवहेलना करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लेते हैं, उसे म्यूटिनी कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह साइन ड्यूरिंग हिज पीरियड। दिस बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जनरली पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1830 भी इन्हीं के समय में आता है। तो हम लोग रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है और एट द सेम टाइम किस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग फेज़ में अलग अलग तरीके से राजनैतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक
और इकोनॉमिकल एक्सपेंशन इंडिया में किए हैं उसको समझेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री। एंड आई विल से वन मोर थिंग कि जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये कंटेंट को पहुंचाइए ताकि वो एक दिन अपनी सफलता के नज़दीक पहुंच सके। और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़रूरतमंद जो गांव में सुदूर भी बैठा है उसे इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजडम ट्री।